स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 31 ईवा का एक्शन मोड़। अब आगे। उधर दूसरी वैन में मनीषा, नेहा और रैना थी और तीसरी वैन में शाशा और रीमा, सभी डर की वजह से कांप रही थी। बाकी की लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल था। आपस में बात करती हुई, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं। वैन के अंदर एक डरावनी आवाज आती है, चुप, एकदम चुप, नहीं तो तुम अपनी जान से मारी जाओगी। तभी मनीषा डरते हुए बोली, अंडरस्को, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों, क्या करोगी? पूछकर जहां तुम जा रही हो परमानेंटली जा रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा ने डरते हुए पूछा। पर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? उनमें से एक कहता है, हमारे बॉस को 100 लड़कियों की डील हुई है बेचने की। पहले 80 लड़कियों की डिमांड थी। कल रात को ही हमारे बॉस को 20 और लड़कियों की जरूरत आ गई। उनसे अब पूरे 100 लड़कियों की डिमांड कर दी। अब हमें इतनी जल्दी लड़कियां कहाँ मिलती। तभी हमारे बॉस को किसी का फोन आया, लड़कियों का इंतजाम हो गया है जुहू बीच पर। बॉस ने कहा ठीक है, कल ही लड़कियों को वहां से उठाना है और पूरी तैयारी के साथ चलना है। तो क्या हम कभी अपने घर नहीं जाएंगे और हम कभी बच नहीं पाएंगे? सभी उन पर हंसते हुए, नहीं, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता और हमारी पकड़ से छूटना नामुमकिन है। और जो भी कोई कोशिश करता है उसे तुरंत गोली मारी दी जाती है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। वो सभी आपस में देखने लगती है। तभी उनमें से एक दरवाजा खोलकर भागने लगती है। उसे भागते हुए एक पकड़ लेता है। वो उसके हाथ में काट लेती है। उसके काटने से उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। मैं तुम्हें अपने आप को सेल नहीं करने दूंगी, ऐसा कहकर उसे धक्का देकर सड़क पर गिर जाती है। तभी वो किसी गाड़ी से टकरा जाती है। उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये सब देखकर बाकी लड़कियां और भी डर जाती है। उनमें से एक बोला, और कोई भी है जो भागना चाहता है? सब रोते हुए कहती हैं, अब तो भगवान का ही आसरा है, कोई हमें बचा ले। वहीं दूसरी वैन में रूही और मीरा, अब तुम और तुम्हारे सभी साथी मारे जाएंगे। मीरा मिस्टीरियस स्माइल देकर, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। गैंगस्टर्स, तुम पिद्दी सी लड़कियां हम पर हंस रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा हमसे? रूही, बिल्कुल नहीं, हम तुमसे क्यों डरेंगे, जबकि हमें ये मालूम है हम सब बच जाएंगे। इतना कहते ही मीरा अपने एक हाथ से ड्राइवर को मारकर वैन से धक्का देकर कार से नीचे फेंक देती है और वैन को वापस मोड़कर जुहू बीच पर ले जाने लगती है। उसी वक्त रूही उन चारों के हथियारों सहित कार का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर धक्का दे देती है। चारों सड़क पर गिर जाते हैं। जब तक वो कोई एक्शन लेते, उसी वक्त अमित अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ लेता है। उनके हथियार उनसे छीन लिए जाते हैं और वैन को एकदम रोक दी जाती है। सभी सड़क पर गिरे होते हैं। सभी आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हुआ? ये सब इतनी जल्दी उन चारों के साथ हुआ? वो सोच में पड़ गए कि अचानक उनके साथ क्या हुआ। अमित मीरा की लोकेशन ट्रैक करके आ चुका था उनके पास। मीरा ने उन्हें आते हुए देख लिया था। तभी मीरा ने रूही को आंख मारकर उसे इशारा किया था और जिससे वो दोनों अपने एक्शन मोड पर आ गई थी। अमित अपने ब्लैक मास्क और ब्लैक यूनिफॉर्म पहनकर वहां आ गया था। अमित ने अपने साथियों से कहकर सभी को अपने हेल में पहुंचाने का आदेश दे देता है। उन चारों को ले जाया जाता है। वैन में लड़कियां मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम हमारे लिए एक फरिश्ता हो, तुमने हमें बचा लिया। मीरा, अंडरस्को, चलो अब हम तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से तुम्हें उठाया है। अब वैन अमित का एक साथी चलाने लगता है। वहां जाने से पहले मीरा अमित से कहती है, अमित सर, 2 वैन और अभी निकली है इधर से, ऐसा ना हो वो हमारे हाथ से निकल जाएं और हम कुछ भी ना कर पाएं। प्लीज सर, जल्दी करिए, उनकी पकड़ से दूर जाने से पहले उन्हें पकड़ लिया जाए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अमित अपने साथियों के साथ उन्हें बचाने के लिए अपनी लेजर हाई टेक्निकल से बनी कार को विदेश में तैयार करके मंगवाई गई है। वो उसमें बैठकर उधर से तुरंत चल देता है। ये उसकी कार बेहद लेजर हथियारों से बनाई गई है, जो एक्शन के लिए तैयार की गई है, जो वक्त रहते एक्शन के लिए तैयार रहती है, जो कि करोड़ों में है। जुहू बीच पर ईवा बाकी के बचे गैंगस्टर्स से, मैंने कहा लड़कियों को छोड़ दो। सभी गैंगस्टर्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तुम एक पिद्दी सी लड़की हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगी तुम? उनका बॉस उस तरफ आता है और कहता है अपने साथियों से, अंडरस्को, वैसे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसे भी। ईवा ने जब ये सुना ये इसे पकड़ने के लिए कह रहे हैं, वो तुरंत अपने एक्शन मोड पर आ जाती है। ठीक है, अब तुम जब अपनी मौत ही मांग रहे हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही एक गैंगस्टर उसे पकड़ने आया, ईवा एक्शन में पीछे की तरफ हो गई।
वो झूमता हुआ दूसरी तरफ झुक गया। बोस ने फिर दूसरे को इशारा किया। दूसरा भी जैसे ही पकड़ने को हुआ, ईवा फिर से घुमाकर दूसरी तरफ हो गई और झूमते हुए वो भी दूसरी जगह गिर गया। ये सभी नाजरा बीच के लोग देख रहे थे। चारों तरफ से वही बात शुरू हो गई, हमें लग रहा है। आपस में बात करते हुए यह वही मॉल वाली फाइटर गर्ल नजर आ रही है। पुलिस वाले भी ये सब देख रहे थे, पर उसके बचाव में आगे नहीं बढ़ रहे थे। बीच के सभी लोगों को पुलिस को देखकर उन पर गुस्सा आ रहा है और एक दूसरे को कहते हुए ये अभी तक इन गुंडों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी की शूटिंग चल रही है जिसे देखकर सभी एंजॉय कर रहे हैं। राठौरवाला में जीवेश भागता हुआ विक्रम के पास आया। सर, आप टीवी खोलकर देखिए, अभी अभी लाइव स्ट्रीम चल रहा है। जुहू बीच पर मॉल वाली फाइटर गर्ल नजर आ रही है। विक्रम तुरंत टीवी चलवाता है और वहां बैठकर उसे नज़ारे को देखने लगता है। विक्रम कहता है अंडस को, अरे हाँ, ये तो वही फाइटर गर्ल नजर आ रही है, चलो अभी हम भी वहां चलते हैं। वो दोनों बॉडीगार्ड लेकर जुहू बीच के लिए निकल जाते। इधर जुहू बीच पर अब ईवा पर दोनों ने हमला कर दिया। ये क्या? ईवा ने अपने एक्शन में अपने नुकीले पहने हुए हाथ के हथियार से उन दोनों को घायल कर दिया। वो दोनों जमीन पर गिर गए। अब तक रौनक और उसके दोस्त भी जख्मी हालत में खड़े हो गए। रौनक उठते ही ईवा को चारों तरफ ढूंढने लगा और अपने मन में डर से घबराते हुए, कहीं वो उसे भी ना उठाकर ना ले गए हों। वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। उसके लिए वो अब पैनिक होने लगा। अब तो सारंग और उसके दोस्त भी उसी जख्मी हालत में खड़े हो गए और उस तरफ देखने लगे। आज तो सारंग भी उस मास्क वाली फाइटर को लड़ते हुए देख रहा था। वो भी बड़ा हैरान था। बोस अब 4 लोगों को उसके पास भेजता है, वो भी उसी तरह जख्मी कर दिए जाते हैं। अब बोस को गुस्सा आ गया। उसने जितने भी बचे थे सबको एक साथ अटैक करने के लिए बोल दिया। सभी एक साथ बोलते हैं जी बोस अंडस को, पर सब ये भूल गए जितनी भी वहां लड़कियां थी जिन्हें पकड़कर वैन में रखा गया था। मौका देखकर सभी भाग गईं। एक गैंगस्टर बॉस के पास भागता हुआ आया। बोस सभी लड़कियां भाग गई। अब तो बोस को और भी गुस्सा आ गया। ईवा की तरफ इशारा करके, ये लड़की बचनी नहीं चाहिए, इसको पकड़ लो और ले चलो इसको यहां से। ईवा बोस से कहती है अंडस को, पहले छू कर तो दिखाओ, और उन पर हंसने लगती है। बोस तिलमिला जाता है और अपनी गुर्राती हुई आवाज में कहता है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी उसकी तरफ बढ़ते हैं। ईवा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब ईवा अपने कुफून स्टाइल में आ जाती है। जैसे ही उस पर सभी एक साथ हमला करते हैं, वो तुरंत नीचे बैठ जाती है और तुरंत एक झटके में उन पर हमला करते हुए उठती है। वो चारों तरफ कागज के टुकड़े की तरह उछलते हुए गिर जाते हैं। ईवा बुरी तरह से सबको पीट रही है। वो अपने हथियार भी नहीं उठा पा रहे हैं। एक गैंगस्टर गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकालकर मारने ही वाला था। तब तक अमित वहां पहुंच जाता है। उसने उसे अपनी रिवॉल्वर से उसे शूट कर दिया। वो वही गिर गया, क्योंकि अब सभी गैंगस्टर्स उन लोगों को मारने के लिए अपनी गन मशीन और अपने हथियार उठा लेते हैं। वो समझ गए ये कोई मामूली फाइटर नहीं है। अब अगर हमने इसे जिंदा छोड़ा तो बोस हमें मार देगा। अब वो भी उन पर हमला करने लगे। ईवा ने अमित से कहा, सबको मार डालो और उनके बोस को पकड़ लो। वो मुझे जिंदा चाहिए और उसे हमारे हेल्प पहुंचा दिया जाए, और जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें उनको अपनों के साथ कर दिया जाए। 32 अमित की निगाहें। अब तक आपने पढ़ा, एक एक करके सभी गैंगस्टर मारे जा रहे हैं। बोस ये सब देखकर बड़ा अचंभित हुआ, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं? मुझे तो यह मॉल वाले ब्लैक यूनिफॉर्म मास्कधारी और ये फाइटर गर्ल नजर आ रही है। तब तो हम एक भी लड़की नहीं पकड़ पाएंगे। वो ये सब देखकर हैरान और परेशान था। अब मैं क्या करूंगा? लड़कियों की सप्लाई कहां से करूंगा? लेकिन तभी उसे वो फाइटर गर्ल नजर नहीं आई। अब वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। अब आगे बोस के सभी साथी मारे गए और कुछ पकड़ लिए गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना ताकतवर और इतने खतरनाक हथियारों से लैस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मैं अकेला इनका क्या कर लूंगा? अपने मन में पहले अपनी जान बचाऊं, लड़कियां तो और भी बाद में उठा ली जाएंगी। वो ये सब सोचते हुए वहां से निकलने लगा। पर अमित की निगाहों से कोई बच पाया है जो ये बच जाएगा? उसने अपने एक साथी से उस बोस की तरफ इशारा किया। बोस ने भागने की कोशिश की। अमित के इशारे पर उसे पीछे से पकड़ लिया गया और उसके साथियों को भी, डेड बॉडी को भी उठा ले गए। अमित के एक इशारे से उसको और उसके साथियों को हेल्प भेज दिया जाता है। लड़कियों को अपने पेरेंट्स और दोस्तों को सौंप दिया जाता है। अमित भी मौका देखकर वहां से तुरंत अपने साथियों के साथ निकल जाता है। बीच के सभी लोग उन्हें ढूंढते रह जाते हैं।
और अब ऐसा लग रहा है जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। अरे ये क्या, वो सब सेवियर कहाँ चले गए? पीछे से ईवा चश्मा लगाती हुई उसी भीड़ में खड़ी हो जाती है, अपने पुराने उसी गेटअप में डरते हुए आती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो कितना डरी हुई है। तभी उसके सामने रौनक आ जाता है। रौनक ईवा को देखकर जल्दी से उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी? उसे गले लगाते हुए, मैं कितना डर गया था, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया है, मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। भगवान का शुक्र है तुम्हें उठा लेकर नहीं गए। ईवा चश्मा संभालते हुए बोली, अंडरस्को मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। रौनक, पर तुम तो मुझे कहीं नहीं दिखी। ईवा, मैं तो उधर पीछे जहाँ बड़े बड़े पत्थर समुद्र के किनारे रखे हैं वहां छिप गई थी। तभी आगे से रूही और मीरा भागती हुई उनके पास आती है। दीपेश, जोगिंदर और गौतम भी भागते हुए उनके पास आए। रीमा, रैना और मीरा से गले लग जाती है। रूही ईवा के गले लग जाती है। रूही ईवा को छूते हुए, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें उन गुंडों ने कहीं तुम्हें नुकसान तो नहीं किया? ईवा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ थोड़ा डर गई थी तो वहां समुद्र की तरफ इशारा करके वहां छिप गई थी। अब सब ठीक है। दीपेश भी मीरा को गले लगाकर चारों तरफ से उसको देखने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मीरा, हमें क्या हुआ, हम तो बिल्कुल सही है। रैना भी गौतम के गले लग गई और रीमा जोगिंदर के गले लगकर दोनों जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए, पता नहीं आज क्या हो जाता अगर हमें मास्कमैन ने आकर हमें नहीं बचाया होता। वह तो थैंक गॉड सही समय पर उन्होंने हमें बचा लिया। सभी अपना अपना सर हिलाने लगे। मनीषा, नेहा, साशा भी अपने दोस्तों से गले मिली। नेहा नितिन से रोती हुई बोली, भला हो उन ब्लैक मास्क मैन्स का जिन्होंने हमें सही समय पर बचा लिया। सारंग ने कहा, तुम कैसे बची? नितिन, हमने देखा था उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे, हम कुछ भी नहीं कर पाए, उन्होंने हमें जख्मी कर दिया था। ये देखो हमारी चोटें, हमें वहीं जख्मी हालत में वहीं फेंक गए, फिर वो तुम्हें उठाकर ले गए, पर तुम ये तो बताओ तुम बची कैसे? नेहा बताने लगती है, अंडरस्को फ्लैशबैक, वैन के अंदर लड़कियां रो रही थी और भगवान से अपने बचाव के लिए दुआएं मांग रही थी, कोई हमें बचा ले। तभी अचानक से उनकी वैन के आगे किसी ने बहुत ही हाईटेक कार ने उनको टेक ओवर कर लिया। वैन झटके में रुक गई। उन्होंने कोशिश भी की वैन आगे बढ़ाने की, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। कार ऐसी जैसे हॉलीवुड मूवीज की तरह, जो बहुत ही हाई टेक्निकल से बनी हुई थी। उस कार में से एक बटन दबाने से उसमें से ऑटोमेटिक हथियार चल रहे थे। मैंने ऐसी कार कभी नहीं देखी। उन लोगों ने हमारी वैन को रोक दिया। उनमें से एक ब्लैक मास्क मैन्स ने वैन का दरवाजा खोल दिया, जो देखने में बहुत ही एरोगेंट लग रहा था। उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, जबकि गैंगस्टर के पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे। गैंगस्टर उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनमें से एक अपनी कार से बाहर निकला और कहने लगा, कोई फायदा नहीं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उनके रिएक्ट करने से पहले ही उनको बाहर खींच लिया गया। फिर वो मास्क मैन उनसे बोला, लड़कियों को कहाँ ले जा रहे हो, उतारो इन सबको। तभी एक बोला उनमें से, टोनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। पहले हमें बहुत खुशी हुई, हमें कोई बचाने आया है। उसके इतना कहते ही ड्राइवर गाड़ी भगाने लगा। तभी उस मास्कमैन ने वैन के टायर में गोली मारी दी, वैन का टायर पंचर कर दिया गया। वह तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। मैंने जब ध्यान से देखा तब मेरी समझ में आया, ये तो वही लोग थे जो उस दिन मॉल के अंदर थे। पहले हमने उन्हें नजदीक से नहीं देखा था, आज हमने उनको नजदीक से देखा है। बहुत ही पावरफुल दिख रहे थे। पलक झपके ही सबको बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही एक गैंगस्टर ने उस मास्कमैन को मारने के लिए अपनी रिवॉल्वर से शूट करने वाला था, दूसरी तरफ से उसे शूट कर दिया गया और वो वही मर गया। हम लोग काफी डर गए थे। उस मास्कमैन ने हम सब से कहा, देखो डरने की जरूरत नहीं है, अब सब तुम सेफ हो। इस तरह हमें थोड़ी तसल्ली हुई। हम लोगों का रोना बंद हो गया। जब देखा उनका एक साथी मार दिया गया, तब वो सभी उनसे लड़ने के एक क्षण में आ गए। ब्लैक मास्कमैन ने फौरन अपनी स्पीड से उन्हें मारना शुरू कर दिया, उनके हथियार छीन लिए गए। वह लोग कुछ नहीं कर पाए। उन्हीं में से एक मास्कमैन ने उन सबको इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। फिर उनके साथी उनको उठाकर ले गए। बस एक आवाज आई, इन्हें हेल्प पहुंचा दिया जाए और इस मरे हुए गुंडे को उठाकर जंगल में फेंकाओ, कम से कम किसी जानवर के पेट भरने के काम तो आएगा। उन्हीं में से एक की आवाज आती है, जी सर अंडरस्को, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम, फिर वो मास्कमैन हमको यहाँ पर ले आए, बिल्कुल सही सलामत। सारंग अंडरस्को, थैंक गॉड तुम बिल्कुल सही सलामत आ गई, भगवान का लाख 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 शुक्र है। हम बहुत ज्यादा डर गए थे।
हम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर लाए थे, हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देते। यही सब सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा था। थैंक गॉड अब सब सही है। फिर सभी मुस्कुराने लगे। वही भीड़ को अलग करा गया पुलिस उनके सामने आई। अब वह बीच पर सबूत ढूंढ रही थी। पुलिस अंडरस्कोर बाकी लड़कियों से, तुम्हें किसने बचाया और तुम्हें कौन ले गया। जबकि पुलिस वालों को सब पता थी। अब वह अनजान बन रही थी, बेमतलब के सवाल करके। जुहू बीच की पब्लिक को अब गुस्सा आ रहा था। उनका दिल कर रहा था इनको खूब पीटे, आपस में बात करते हुए। कौन इनको पुलिस में भर्ती कर देता है। पर वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो पुलिस उन पर उल्टा ही चार्ज लगा देगी। यह अंधा कानून है। अब मुंबई की पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है। फिर सब पुलिस को जवाब दिए बगैर सभी अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ देर में विक्रम अपने बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ वहां आ गया। जब वह वहां आया तब सब कुछ खत्म हो गया। वह फिर से हाथ मलता रह गया। डेमिट्स, फिर देर हो गई। जीवेश अंडरस्कोर सर, हम आने में लेट हो गए। शायद वो सभी चले गए। क्या हो रहा है हमारे साथ। हम समय पर कुछ नहीं कर पाते, और न ही हमें वो लोग मिल पा रहे हैं। आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं, विक्रम बहुत अफसोस के साथ कहता है अंडरस्कोर। जीवेश भी निराशाई से अपनी मुंडी हिलाने लगता है। विक्रम अंडरस्कोर कुछ नहीं, अब चलो वापस। जीवेश बॉडीगार्ड को वापस विला जाने के लिए कहता है। सभी अपनी अपनी कार में बैठकर राठौर विला के लिए चले जाते हैं। ईवा और रूही भी अपने सभी दोस्तों के साथ वापस आ जाते हैं। रीमा और रैना तो अभी भी डरी हुई थी। आज की इस दुर्घटना की वजह से उनका सारा प्रोग्राम खराब हो गया था। बस भगवान से शुक्र कर रही थी, हम बच गए, न जाने वो लोग हमारा क्या करते। और यही सोच सोच कर डर रही थी, और अभी भी घबरा रही थी। लड़कों ने इन्हें हॉस्टल लाकर छोड़ दिया और वह भी वापस अपने घर चले गए। गैंगस्टर के साथ क्या होगा। जिनको पकड़ लिया गया है उनका हेल में पहुंचा दिया गया है। क्या अमित उनको भी मार देगा, या उनको ईवा सजा देगी। और गैंगस्टर्स के बॉस को कौन सी सजा मिलेगी, या उनसे राज खुलवाएगी जिन्हें वह तलाश रही है। ये तो अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो आगे पढ़ते रहिए मिस्टीरियस मुंबई गर्ल। प्लीज मुझे लाइक, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। 33 होल मैंशन टॉर्च घर। अब तक आपने पढ़ा। ईवा और रूही भी अपने सभी दोस्तों के साथ वापस आ जाते हैं। रीमा और रैना तो अभी भी डरी हुई थी। आज की इस दुर्घटना की वजह से उनका सारा प्रोग्राम खराब हो गया था। बस भगवान से शुक्र कर रही थी, हम बच गए, न जाने वो लोग हमारा क्या करते। और यही सोच सोच कर डर रही थी, और अभी भी घबरा रही थी। लड़कों ने इन्हें हॉस्टल लाकर छोड़ दिया और वह भी वापस अपने घर चले गए। अब आगे सभी लड़के लड़कियों को हॉस्टल छोड़ देते हैं। फिर सभी हॉस्पिटल चले गए अपने जख्मों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उधर सारंग और उसके दोस्त भी लड़कियों को उनके घर छोड़कर वो भी हॉस्पिटल अपने जख्मों के ट्रीटमेंट करवाने के लिए चले जाते हैं। मुंबई पुलिस। उधर मुंबई की पुलिस प्रशासनिक अब जनता से परेशान हो रही है। मुंबई की जनता उन पर भड़क रही है। जुहू बीच वाली पुलिस वालों को 2 घंटे के अंदर ही अंदर सस्पेंड कर दिया जाता। जितने भी पुलिस जुहू बीच पर थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो सब ये सोच ही रहे थे रिकॉर्डिंग नहीं की गई होगी, जिससे उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जनता ने उनको सस्पेंड करवा दिया। दरअसल ये पुलिस वाले रिश्वतखोर थे। इन्हें पहले से ही घूस दे रखी थी। ये वहां नहीं आएंगे, पर मजबूरी में उनको वहां आना पड़ा, क्योंकि वहां पर पुलिस स्टेशन पर जनता उन पर भड़क रही थी। जल्दी वहां चलिए और एक्शन लीजिए। उन गैंगस्टर्स से हमारी लड़कियों को बचाए, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में वहां पर आना पड़ा। और उनसे ये भी कहा गया, अगर आप लोग वहां पहुंच भी जाएं तो वहां चुपचाप खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया था, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बात दरअसल ये थी। फ्लैशबैक। जुहू बीच पर से सभी सेवियर चले गए थे। तब वहां पर जो पुलिस थी वो बेमतलब के सवाल जवाब जनता से कर रही थी। जनता उनको जवाब नहीं दे रही थी। दरअसल पुलिस अब अपने अधिकारियों से बचने के लिए ये सब कर रही थी, जिससे उन पर इल्जाम ना लगे कि पुलिस चुपचाप खड़ी थी। पर जनता को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जनता ने उनको तो कुछ नहीं कहा। वो सभी इकट्ठा हुई और पुलिस प्रशासनिक के पास चली गई। वहां जाकर शोर शराबा करने लगी और कहा अंडरस्कोर कि आपकी पुलिस निकम्मी और घूसखोरी है, जो इतने बड़े हादसे पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी और तमाशा देख रही थी। जब हमारी लड़कियों को गुंडे उठाकर ले जा रहे थे,
हम उनके आगे चीखते और चिल्लाते रहे। और आपकी ये पुलिस वहां सिर्फ तमाशा देख रही थी। एक ने भी आगे बढ़कर हमारी मदद नहीं की। भला हो उन मास्कमैन्स का जिन्होंने हमारी बेटियों को बचाया और हमारे पास सही सलामत छोड़ गए। जब सब वो चले गए, तब से आपकी यह पुलिस हमें परेशान कर रही, और अब हमसे सबूत मांग रही है कि वह कौन थे, कहां से आए थे, और क्यों आपकी लड़कियों को उठाकर करके ले गए, और बेमतलब हमें परेशान कर रही है। क्या मतलब है इसका? फिर तो पुलिस को होना ही नहीं चाहिए। सभी को अपने इस्तीफा दे देने चाहिए। इनका कोई मतलब नहीं है। ये क्या सरकार की मुफ्त तनख्वाह लेने के लिए भर्ती हुए हैं? और वह तनख्वाह भी हमारी जनता के पैसों से ही मिलती है, जो हम टैक्स देते सरकार को। प्रशासनिक अधिकारी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई अब तक? जनता बोली अंडरस्को। क्या बात है, आपको कुछ भी नहीं पता? बड़ी हैरानी वाली बात है। अब तक तो पूरे देश को पता चल गया होगा। अभी 2 घंटे पहले क्या हुआ था? हमारे ख्याल से लाइव टेलीकास्ट तो जरूर हुआ होगा। सबके सब निकम्मे हैं। कमिश्नर और जितने भी वहां अधिकारी थे, सब शर्मिंदा हो गए। वह कुछ नहीं बोले। तभी उनके पास मुख्यमंत्री के फोन आया। ये क्या हो रहा है कमिश्नर साहब? लगता है अब हमें वहां से आपका ट्रांसफर कराना होगा। आप वहां किसी काम के नहीं। आपकी पुलिस ही उन गुंडों की मदद कर रही। तुरंत के तुरंत उन्हें सस्पेंड किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी सब खामोश थे। कमिश्नर साहब मुख्यमंत्री से बोले अंडरस्को। हम मामले को हम देख रहे हैं कि आखिर 2 घंटे पहले जुहू बीच पर क्या हुआ था। सर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री, कोई जानकारी नहीं थी? क्या मतलब है आपका? आप मुंबई में ही रहते हैं न, कहीं और तो नहीं रहते हैं? कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुंबई की पुलिस निकम्मी और कामचोर है। मुझे इस मामले की लीगली तौर पर जानकारी चाहिए। मैं आपको 2 घंटे का समय दे रहा हूं। पता करो कि क्या हुआ था। और इतना कहकर फोन रख दिया जाता है। कमिश्नर और डीएसपी साहब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुए थे। वाकई में उनको कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही उन्हें किसी ने जानकारी दी थी। कमिश्नर साहब ने दोबारा से वह सब टेलीकास्ट करवाया, और जब उन्होंने ये सब देखा तो वह सब पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। जितने भी अधिकारी थे वहां सभी हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हो गया और हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। कमिश्नर साहब ने उस बच्चे को बुलवाया जो ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस बच्चे की उम्र में ही कोई 14 साल का था। डीएसपी साहब, कमाल है, और किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं मिली। उसे बच्चे ने बताया अंडरस्को। सर, वहां पर भगदड़ मच गई थी। लोग डर से घबरा रहे थे। वह सिर्फ बचने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैं वहां पीछे के साइड में खड़ा था, मुझे कुछ नहीं सूझा। तब मैंने अपना फोन के कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा और उसे लाइव टेलीकास्ट में डाल दिया। जो जो वहां हुआ था वह सब मैंने रिकॉर्ड कर था। मैंने ये लाइव टेलीकास्ट कर, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। कमिश्नर साहब ने उसे बच्चे का फोन ले लिया और उससे कहा, बेटा, हम इसमें से पूरी वीडियो फुटेज निकाल लेंगे, तब हम आपको यह आपका फोन वापस कर देंगे। उसे बच्चे ने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं सर, कल मैं वापस आकर अपना फोन यहां से ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, अभी तुम जाओ। अब हमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसे वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से लड़कियों को उठाकर वैन में डाला जा रहा है। जो लड़के उन लड़कियों को बचाने जा रहे थे, उन्हें जख्मी कर वहीं जमीन पर फेंक दिया और फिर वैन लेकर जा रहे थे। अचानक कमिश्नर साहब और बड़े पुलिस अधिकारी की आंखें खुली की खुली रह गई। 2-3 वैन जाने के बाद 15-16 गैंगस्टर के साथ वही मॉल वाली फाइटर गर्ल लड़ते हुए नजर आ रही थी। ये सब देखकर सभी शोक में चले गए। डीएसपी साहब कमिश्नर साहब से बोले, सर, ये तो वही लोग हैं। तभी वहां डीजीपी साहब आए और उनसे कहा, हाँ सही कहा, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिनों पहले मॉल को आतंकवादियों से हाईजैक होने से बचाया था। कमिश्नर साहब अंडरस्को। जी सर, आपने सही कहा। डीजीपी साहब अंडरस्को। तो फिर आपने उनको अभी तक ढूंढा क्यों नहीं? सर, ऐसी बात नहीं है। हमने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जो हमें अब तक वो लोग नहीं मिल रहे हैं। डीजीपी साहब अंडरस्को। जनता हम पे विश्वास खो रही है। दूसरे लोग उन्हें बचाने आते हैं और हमारी पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती हैं। ये कितने शर्म की बात है। आगे चलकर पुलिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सब उन पर ही भरोसा करेंगे और मदद के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा। फिर तो हमें यह नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। जी सर, आप सही कह रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है। जल्दी ही उनको ढूंढ लेंगे और उनसे पूछेंगे, आप लोग कौन हैं और इस तरह से आप क्यों मदद कर रहे हैं।
आप कानून के साथ मिलकर क्यों नहीं काम करते? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जितनी जल्दी हो सके इसका जवाब दीजिए, मुझसे जवाब मांगा जा रहा है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। कमिश्नर साहब अंडरस्को न जाने कहां से आते हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। डीएसपी, हाँ आप सही कह रहे सर, यह वही लोग हैं। न जाने कहां से आते और कहां चले जाते हैं। हमने पूरी तलाश की, हमारी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम उन्हें ढूंढ रही है, फिर भी वो हमें नहीं मिल रहे हैं। फिर से वह रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उन पुलिस वालों से कमिश्नर साहब बहुत नाराज होते हैं। उन्होंने तुरंत उन पर लीगली एक्शन लिया और जितनी भी जुहू बीच पर पुलिस खड़ी थी उनको उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया और उन पर लीगली एक्शन लेने के लिए चार्ज लगवा दिए गए। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें पूछताछ के लिए जेल में भेज दिया गया कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया था, क्या उन्होंने रिश्वत खाई थी। अगर यह बात सच साबित हुई तब उन पर मुकदमा चलेगा और उनको किए की सजा मिलेगी। प्रेजेंट टाइम, जनता से पुलिस अधीक्षक ने कहा, हमने अपना काम कर उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी का काम हम देख लेंगे। जनता को जब ये बात पता चली, जनता बहुत खुश हुई और फिर सभी वहां से चले गए। हेल मैंशन में बचे हुए जिंदा गैंगस्टर्स को लाया गया। उन सब के हथियार तो पहले ही छीन लिए गए थे। सभी के हाथ पैर बांध दिए गए और एक तरफ बैठा दिया गया। सभी के सरों और मुंह से ढके हुए कपड़े हटा दिए गए। अमित ने अपने बॉडीगार्ड से पूछा, उन डेड बॉडी का क्या किया तुमने? बॉडीगार्ड बोले, अंडरस्को सर, उन डेड बॉडी को जंगली जानवरों को डाल दिया गया है, जिससे वह अपनी भूख शांत कर ले। अमित ने स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को बहुत खूब, गुड जॉब, थम्स अप का चिन्ह। बॉडीगार्ड, थैंक यू सर। बॉस ने जब ये सुना वह भी घबरा गया। अमित ने कहा, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए? कमाल है, दूसरों के मौत के मुंह में डालने वाला, वह खुद को यहां देखकर घबरा रहा है। दिस इज नॉट फेयर। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। नो 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 नो, हम नहीं, हमारे बॉस तुम्हारे साथ करेंगे। आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, आज तुम बच जाओगे। बॉस पूछता है, अंडरस्को तो क्या तुम्हारे ऊपर भी कोई बॉस है? हा 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 हा। अमित और उसके बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं। कल इस हेल मैंशन में वह आ रहे हैं, उन्हें देख लेना, वही आपको सबक सिखाएंगे। अभी हम चलते हैं, बहुत थक गए हैं तुमसे लड़ते लड़ते। उनको वहां कैद करके अमित और उसके बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। क्या होगा बॉस और उसके साथियों के साथ? क्या उनको मार भी मार दिया जाएगा? यह उन्हें कैद करके रखा जाएगा? अमित किस बॉस की बात कर रहा है? अमित का बॉस कौन है? पढ़ते रहिए मिस्टीरियस मुंबई गर्ल। प्लीज मुझे लाइक, कमेंट और फॉलो करके शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 34 विक्रम आज दुखी हुआ। अब तक आपने पढ़ा, नो 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 नो, हम नहीं, हमारे बॉस तुम्हारे साथ करेंगे। आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, आज तुम बच जाओगे। हा 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 हा। अमित और उसके बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं। कल इस हेल मैंशन में वह आ रहे हैं, उन्हें देख लेना, वही आपको सबक सिखाएंगे। अभी हम चलते हैं, बहुत थक गए हैं तुमसे लड़ते लड़ते। उनको वहां कैद करके अमित और उसके बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। अब आगे, अगले दिन कॉलेज में ईवा की क्लास में, कल से अब तक उनकी क्लास में पता चल चुकी है जुहू बीच पर कल रौनक और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। आज उनमें से एक भी कॉलेज नहीं आए हैं। ऋचा और अंजलि और उनके दोस्तों ने देखा आज इनमें से एक भी कॉलेज नहीं आए। चारों परेशान हो जाते हैं। फिर आपस में कुछ बात की और फिर डिसाइड किया कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वे सब उनसे मिलने के लिए हॉस्टल जाएंगे। ऑगडन और सभी मुस्कुराने लगते हैं। सारंग की क्लास में भी सारंग और उसके दोस्त नहीं आए। उन सभी ने छुट्टी कर ली थी, उनकी क्लास के भी स्टूडेंट्स परेशान थे। नैना को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कल मनीषा, नेहा और साशा के साथ क्या हुआ था। बस इतनी जानकारी थी, जुहू बीच पर कुछ गैंगस्टर आए और लड़कियों को उठाकर अपने साथ वैन में कहीं ले जा रहे थे। इतना ही टेलीकास्ट हुआ था, उतनी ही जानकारी है। उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उसकी क्लास के भी कुछ लोग थे। ना ही उसने ढंग से कुछ देखा था जिस पर सारंग और उसके दोस्तों को बार बार दिखाया जा रहा था उसी जख्मी हालात में, और ब्रेकिंग न्यूज में उन मास्कमैन्स भी लड़ते हुए दिखाई दिए थे। पर विक्रम और अमित अपनी उसी तरह क्लास में आते हैं और वैसे ही अपनी क्लास में पढ़ाकर चले जाते हैं। विक्रम ने क्लास आकर सबसे पहले उसने चारों तरफ देखा। क्लास में ईवा के साथ और भी बच्चे नहीं आए थे। वो इस बात से थोड़ा सा दुखी हो गया था। अब वो दुखी क्यों है? उसे इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि आज ईवा कॉलेज में क्यों नहीं आई। उसने यह जरूर गौर किया कि ईवा के साथ साथ रूही, जो कि ईवा की दोस्त हैं,
वो भी नहीं आई। विक्रम को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो बस ये चाहता है ईवा उसके सामने रहे। क्यों उसके सामने रहे उसे इस बात की खुद भी नहीं पता है। वो ऐसा क्यों चाहता है, उसे इस बात बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो सब कल जुहू बीच पर थे, क्योंकि वो सब उस वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई दे रहे थे। अमित को तो इस बात की जानकारी थी ईवा और उसके दोस्त क्यों नहीं आए, क्योंकि कल वो वहीं था। आज विक्रम और अमित क्लास अटेंड करके जल्दी कॉलेज से निकल जाते हैं। विक्रम अपने असिस्टेंट के साथ राठौर मैंशन निकल जाता है और अमित अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अमित ने अभी तक मुंबई में अपना कोई विला नहीं खरीदा था, लेकिन वह अब सोच रहा है कि उसे मुंबई में एक विला खरीद लेना चाहिए और अपने लिए एक असिस्टेंट भी रखेगा। इधर दीपेश के घर में दीपेश के रूम में उसके पास उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी और उसका सर बहुत प्यार से सहला रही हैं। मिसेज सुनीता पाठक बेटा, कल अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जो तुमसे कितना प्यार करता है। डैड तुम्हारे बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वह कितना दुखी होंगे। ओ मोम, हम तो वहाँ अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने गए थे। हमें ये थोड़ी मालूम थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। देखो मोम, अब तो हम बिल्कुल ठीक है। थोड़े से जख्म है, जल्दी ही सही हो जाएंगे। मोम अच्छा ठीक है बेटा, दवाई टाइम से खा लेना, और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। दीपेश भी पीछे से उन्हें देखकर मुस्कुरा जाता है। रौनक के घर में जोगिंदर और गौतम तीनों साथ में थे। रौनक के माता पिता दोनों इस वक्त दिल्ली गए हैं। रौनक की एक बहन है जिसकी शादी 1.5 साल पहले की हुई है। बहन की अभी डिलीवरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी को देखने जाना पड़ा। इसी वजह से रौनक आज अपने घर में अकेला है। उसके घर में जोगिंदर और गौतम दोनों रुके हुए हैं। मेड ने लंच तैयार कर दिया है। तीनों साथ में मिलकर लंच करते हैं। उसके बाद वो तीनों हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। जोगिंदर, रौनक यार, कल अगर वो मास्क मैन्स नहीं आते तो उन लड़कियों का क्या होता? हमें तो उन गुंडों ने मारकर वहीं जख्मी करके वहीं जमीन में फेंक दिया था। रौनक, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं तो बहुत घबरा गया था जब ईवा नहीं मिल रही थी। मेरे मन में डर बैठ गया था कि कहीं वो ईवा को भी न उठा ले गए होंगे। लेकिन ईवा की समझदारी से वो उन समुद्र के किनारे पत्थरों के पीछे छिप गई थी, तब मेरी जान में जान आई कि वो सेफ है। जोगिंदर, एक बात पूछूं? अगर बुरा न मानो तो। रौनक, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गौतम, क्या तुम ईवा को पसंद करते हो? उद्धरण चिन्ह। रौनक, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं उसे सिर्फ एक बहुत ही अच्छी वाली दोस्त मानता हूँ। पसंद का तो पता नहीं, पर मैं उसे खो नहीं सकता। तीनों के जख्मों पर मेडिसिन अप्लाइड की हुई है। कॉलेज की छुट्टी के बाद ऋचा, अंजलि और उनके दोस्त सभी हॉस्टल जाते हैं उनसे मिलने। हॉस्टल ईवा के रूम में उनके पास उस हॉस्टल की और भी लड़कियां उनके पास बैठी थी और उनसे कल के इंसिडेंट के बारे में पूछ रही थी। हॉस्टल की लड़कियों को ये बात मालूम थी। ये कल सभी हॉस्टल की इंचार्ज से पूछकर जुहू बीच पर गई थी। ये बात सभी को मालूम थी, इसीलिए वो ये सब पूछ रही थी। क्या वो गुंडे उन्हें भी ले गए थे? वो कैसे बची, वगैरह वगैरह। उन्हें मालूम चल गई थी ईवा को छोड़कर सभी को वो लोग ले गए थे। ईवा बच गई थी समुद्र के पत्थरों के पीछे छिपने से। रीमा और रैना ने उन्हें ये भी बताया उन्हें मास्कमैन्स ने किस तरह रेस्क्यू किया और किस तरह वो सही सलामत जुहू बीच पर छोड़ दिया गया। ऋचा, अंजलि और उनके दोस्त उन चारों के पास आते हैं। सभी जल्दी से आकर उन्हें गले लगा लेते हैं। ऋचा, थैंक गॉड तुम सब बिल्कुल सही सलामत हो। अंजलि, हम कितना डर गए थे जब हमें ये पता चली कि तुम सभी कल जुहू बीच पर गए थे और गुंडों ने लड़कियों को उठा लिया गया था। तुम उन लोगों से कैसे बची? रमेश ने पूछा। हाँ हाँ बताओ न, तुम कैसे बची? फिर रूही और रीमा ने कल जो भी हुआ था बारी बारी से सब बता दिया। सभी बहुत दुखी हुए ये सब सुनकर, पर फिर सब खुश हो गए और भगवान से इस वक्त सब शुक्र यानी धन्यवाद कर रहे थे जो ये सही सलामत बच गई और इन्हें कहीं भी चोट नहीं आई। ऐसे बात करते हुए शाम हो गई। ईवा एक तरफ बैठकर उन सभी की बातें सुन रही थी और अपने आप में मुस्कुरा रही थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट था। उसके फोन में एक मैसेज आया। जैसे ही उसने मैसेज खोलकर मैसेज को रीड किया, रीड करने के बाद उसे ओके का जवाब दे दिया। आई एम कमिंग, हम कुछ समय में पहुंच जाएंगे। ऑक बॉस, एमएसजी का रिप्लाई आया। ऐसे बात करते करते काफी टाइम हो गया। सभी डिनर करने चली जाती है और ऋचा, अंजलि और उसके दोस्त वापस अपने घर चले जाते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चली जाती है। फिर ईवा ने रूही को इशारा किया। रूही समझ गई। ओके चलो चलते हैं।
ईवा को किसने मैसेज किया? ईवा और रूही कहाँ जा रही है? ईवा को किसने बॉस कहा? पढ़ते रहिए आगे के भाग में। क्या है और ईवा के राज? लाइक कमेंट और मुझे फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। जब आप लोग मुझे फॉलो लाइक करते हैं, मुझ में आत्मविश्वास बढ़ता और लिखने के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 35 ईवा द क्वीन। अब तक आपने पढ़ा। ईवा एक तरफ बैठकर उन सभी की बातें सुन रही थी और अपने आप में मुस्कुरा रही थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट था। उसके फोन में एक मैसेज आया। जैसे ही उसने मैसेज खोलकर मैसेज को रीड किया, रीड करने के बाद उसे ओके का जवाब दे दिया। आई एम कमिंग, हम कुछ समय में पहुंच जाएंगे। ऑक बॉस, एमएसजी का रिप्लाई आया। ऐसे बात करते करते काफी टाइम हो गया। सभी डिनर करने चली जाती है और रिचा, अंजलि और उसके दोस्त वापस अपने घर चले जाते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चली जाती हैं। अब आगे कुछ देर बाद वो हॉस्टल से निकल जाती है। बाहर उनकी कार लेकर उनका ड्राइवर खड़ा हुआ था। ड्राइवर पहले ईवा और रूही को ग्रीट करता है। वो दोनों उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर दोनों कार में बैठ जाती हैं और वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि कोई उन्हें देख न ले। फिर वहां से उनका ड्राइवर कार लेकर निकल जाता है। ड्राइवर कार को घने जंगल की बाहर सड़क पर रोक देता है। ड्राइवर कार से बाहर निकालकर कार का दरवाजा खोलता है। वह दोनों उस कार में से निकलती हैं और उस घने जंगल के अंदर चली जाती है। एक छोटे से मैंशन के सामने रुक जाती है, जो एक गुफा सी थी। एक छोटा सा दरवाजा था, जो एक पेड़ की आड़ में उसमें लिखा था हेल मैंशन। दोनों अंदर आ जाती है। ये मैंशन ज्यादा बड़ा नहीं था, मीडियम था, जिसमें 5-6 कमरे और एक बड़ा सा हॉल जो बहुत ही लग्जीरियस चीजों से सजे हुए थे। एक ओपन बड़ा सा किचन था। ये बहुत ही घने अंदर जंगल में बना था। ये बाहरी ऊपर से कोई नहीं कह सकता कि ये मैंशन है। बाहर से ये गुफा ही देखेगी। इस मैंशन का हिस्सा अंदर से बहुत अच्छा बना है। टॉर्चर रूम बेसमेंट में बना है। ये अमित ने जल्दी ही तैयार करवाया है, जरूरत पड़ने पर यहाँ शिफ्ट हुआ जा सके। ईवा और रूही जब मैंशन आती हैं, ईवा को अमित और उसके बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े मिलते हैं। अमित के साथ मीरा भी खड़ी मिलती है। सभी उसे ग्रीट करते हैं। ईवा के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। इस वक्त वह बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन में है। उसका ऑरा ही ऐसा है जिसे उसे समझना नामुमकिन है कि वह इस वक्त किस रूप में है। वह किसी को भी देखे बगैर अपने प्राइवेट रूम में चली जाती है। दूसरे रूही अपने रूम में चली जाती है। दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होकर तैयार होती हैं। ईवा अपने रूम में तैयार होती है। जब वह अपने रूम में से बाहर निकलती है, वह ब्लैक यूनिफॉर्म और आधे चेहरे आंखों को ढकता हुआ मास्क लगा लेती है। ईवा को रियल में सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है, और किन किन लोगों ने देखा वो हमें आगे पता चलेगी। इस वक्त ईवा के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अमित से पूछती है, बिग बी कहाँ है? वो लोग उनके अच्छे खातिरदारी की है या नहीं की है? अमित अंडरस्को, यस बॉस, उनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। जो डेड बॉडी थी उनको जंगल में जानवरों को आगे फिकवा दी गई है, जिससे भूखे जानवरों का पेट भर सके। ईवा अंडरस्को, गुड जॉब, ठीक किया आपने, वह इसी लायक थे। अच्छे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, बुरे लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। उन्हें इसी तरह से जानवरों के बीच में फेंक दिया जाता है। जो गुंडे मजबूरी में गुंडे बनते हैं वह लड़कियां नहीं बेचते, और जो बेचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। यह इसी लायक है भूखे जानवरों के बीच में डालकर, जिससे उनका भी पेट भर सके। गुड, बहुत अच्छा, आपने अपना काम किया है। चलो अंदर चलते हैं, दिखाए कहाँ है वह लोग। ईवा अपने नए रूप में होती जब किसी को टॉर्चर करना हो या किसी से फाइट करनी हो या किसी बिजनेस राइवल्स से मुलाकात करनी होती। उसका ओरिजिनल रूप होता है। रूही और मीरा उसके अगल बगल चलती है, अमित आगे और बॉडीगार्ड उन सब के पीछे। हेल मैंशन के बेसमेंट के टॉर्चर रूम में ईवा अपने रानी की तरह वहीं उसी रूम में क्वीन चेयर पर बैठ जाती है, जो स्पेशली उसी के लिए रखी गई हैं, और अपनी ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए, चेहरे में वही ब्लैक मास्क लगा हुआ है जो अक्सर फाइट के समय पहनती है। सभी का वही रुख होता है, यहाँ तक उनके बॉडीगार्ड का भी। अमित से पूछा, क्या इन्होंने कुछ बताया, इनसे कोई जानकारी मिली? मीरा, नहीं बॉस, अभी हमने इनसे कुछ पूछा नहीं है। ईवा, क्यों नहीं पूछा? अमित कुछ नहीं बोला। ईवा अंडरस्को, आप जानते हैं आपको पूरा अधिकार है हर एक्शन लेने का, चाहे मैं मौजूद रहूं या ना रहूं। कोई खास काम हुआ करे तभी आप मुझे बताया करें। आप मेरे बिग बी है। अमित अंडरस्को, हाँ जानता हूं, आपने मुझे पूरे राइट दिए हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या किसी से जानकारी निकलवानी हो या किसी को टॉर्चर करना हो। पर आज आपको इसलिए बुलवाया है
उन गैंगस्टर्स में से उनका बॉस भी पकड़ा गया है। शायद उससे कोई जानकारी हमें मिल जाए, जिसे हम कब से तलाश रहे हैं। ईवा अंडरस्को, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, बिग बी। इस वक्त अमित भी बिल्कुल शांत था। वो भी बिना एक्सप्रेशन के था, उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या सोच रहा है। मीरा और रूही उसके बगल की चेयर पर बैठी है, और दाईं तरफ अमित अपनी चेयर पर बैठा है। उसके बॉडीगार्ड उसके इशारों से अपना काम कर रहे हैं। ईवा अंडरस्को, ठीक है, मेरे सामने ही पूछना है तो पहले उसके साथियों को लाया जाए, फिर उनके बॉस को लाया जाएगा। यस बॉस अंडरस्को, अमित बॉडीगार्ड को इशारा करता है। पहले उसके साथियों को लाया जाता है, फिर उसके साथियों को टॉर्चर किया जाता है। उनके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, जिससे उनकी स्किन झुलस जाती है। वो दर्द में तड़प जाते हैं। उनकी ये दर्दनाक आवाजें उन गुंडों के बॉस के कानों में पड़ती है। वो कांप जाता है। वो अपने आप में बात करते हुए, ये कैसी भयंकर आवाजें हैं, क्योंकि वो उसी बेसमेंट के दूसरे रूम में था। उनको टॉर्चर करने के बाद उसको भी वहां लाया जाता है। अमित बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड उसका इशारा समझ जाते हैं। बॉडीगार्ड बॉस को घसीट कर ले आता है। बॉस जब अपने साथियों की दूरदर्शिता देखता है कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया है, वह डर से घबरा जाता है। उसको ईवा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ईवा अंडरस्को, कहो कैसी रही? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है रह गई? आप कौन? बॉस झिझकते हुए, डर से घबराते हुए बोला। ईवा अंडरस्को, क्यों, मुझे नहीं पहचाना? वही कल जो तुम्हारे साथियों के साथ फाइट कर रही थी और उन्हें पीट रही थी। अब बोलना शुरू करो, तुम लड़कियों को ऐसे क्यों उठा रहे थे और उन्हें कहाँ ले जा रहे थे? बॉस चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि वह अपने आप में डर रहा था कि वो कैसे उन्हें बताएं। ईवा अंडरस्को, क्या हुआ, मुंह में जबान नहीं है? मैंने कहा जल्दी बोलना शुरू करो, और अगर मैंने बोलना शुरू करा तो तुम जिंदा मौत की भीख मांगोगे। ठीक है, नहीं बोल रहे हो? तो वो अमित की तरफ इशारा करती है। जब बॉस ये देखता है कि उनकी रानी उसकी दाईं तरफ बैठे आदमी से कुछ इशारा कर रही है, तो यह उसके लिए ठीक नहीं है। पहले बॉस झिझकता है, फिर रुको, बॉस डर से चिल्लाता है। ईवा अंडरस्को, हाँ तो बको। फिर बोलना शुरू कर देता है। मेरा काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, जो विदेशों में जाकर लड़कियों की सप्लाई करना है। कम उम्र की लड़कियों को जगह जगह से उठवाना, उन्हें बेचकर उनसे अच्छी कीमत वसूलना। पर इस काम में मैं अकेला शामिल नहीं हूँ। मेरे इस काम में बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जो बाहर से सफ़ेद चोले पहने रहते हैं और अंदर से बहुत भयानक है। कुछ तो लोग ऐसे हैं, अगर उनकी बेटियों और बीवियों की ज़रूरत पड़े अपने फ़ायदे के लिए, तो उन्हें भी बेचने में पीछे ना हटें। मैं तो बस उनका एक छोटा सा प्यादा हूँ। गुंडों का बॉस क्या क्या राज खोलेगा और किन किन के नाम उगलेगा। जब ईवा को सच्चाई पता चलेगी, तब वह उनके साथ क्या करेगी। आगे के भाग समझने के लिए पढ़ते रहिए मिस्टीरियस मुंबई गर्ल। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो करके शेयर भी कीजिए। प्रिय पाठकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो प्लीज़।